Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal and I'll be presenting you today Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. शुरुआत हम करेंगे आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. It is about a very important place which is in news. The name of this region is Nagorno-Karabakh. Now अक्सर ऐसे questions आपको prelims में मिल जाते हैं कि place का नाम लिखा होता है और साथ में country की किससे related है ये जगह. तो अक्सर क्या होता है कि वो जो major important cities होते हैं या फिर जो regions होते हैं वो news में होते हैं और वहाँ से prelim based question आ जाता है. तो एक तो हमें यहाँ से प्रिलिम्स की जो क्लैरिटी है वो करनी होगी. ऑल्सो वाई नागार्नो काराबाख रीजन इज़ इन न्यूज़. ऐसा क्या यहाँ पे इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इवेंट्स हुए हैं, क्या इसकी रेलेवेंस है, वो भी हम इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे. सो देयर आर टू कंट्रीज, आर्मीनिया एंड अज़रबैजान. हमारे पास कॉकेशियस माउंटेन्स आती हैं. ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में आपको कॉकेशियस माउंटेन्स मिलती हैं और वहाँ पे बिल्कुल साउथ में कॉकेशियस माउंटेन्स के ये दो कंट्रीज़ आपको मिलेंगे, आर्मेनिया एंड अज़रबैजान. इन दोनों के बीच में रादर मोर टुवर्ड्स अज़रबैजान देयर इज़ दिस रीजन कॉल्ड एज नागोर्नो काराबाख और इस रीजन को लेकर आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. ये रीजन इतना इम्पॉर्टेंट है आर्मेनिया और अज़रबैजान के, अगर हम रिलेशंस देखें, कि इस रीजन को लेकर अब तक 3 मेजर वॉर्स यहाँ पे हो चुकी हैं एंड फॉर डिकेड्स मल्टीपल क्लैशेस अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में यहाँ पे हो चुके हैं. नाउ रिसेंट अगर हम इवेंट की बात करें तो रिसेंटली भी फ्लेयर अप इस रीजन में हुआ है, नागोर्नो काराबाख रीजन में. This recent flare-up began around August 3rd this month, जब अज़रबैजान ने claim किया that they have captured the territory in Karabakh and they captured this territory in Karabakh in a retaliatory campaign. जिसके बाद आर्मीनियन अटैक होता है और उस अटैक में एक अज़रबैजानी सोल्जर की डेथ हो जाती है एंड तब से ही ये जो फ्लेयर है, ये जो वायलेंट यहाँ पे एक्टिविटीज़ जो हो रहे हैं वो काफ़ी फ्लेयर अप हो चुकी हैं. तो पहली चीज़, नागोर्नो काराबाख, दिस इज़ अ कॉन्फ्लिक्टेड रीजन बिटवीन आर्मेनिया एंड अज़रबैजान. अब इसी रीजन को, इसकी ज्योग्राफी को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं. तो जैसा कि मैंने कहा कि जब हम अज़रबैजान और आर्मेनिया की बात करते हैं तो इसके नॉर्थ में कॉकेशियस माउंटेन्स हैं. सिमिलरली जो नागोर्नो काराबाख रीजन है ये भी माउंटेनियस है एंड ऑल्सो इट हैज़ वेरी हेविली फॉरेस्टेड रीजन टू. एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अब हमारे माइंड में ये कि ओके इस रीजन को लेकर आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ द नागोर्नो काराबाख रीजन इज़ रिकग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ अज़रबैजान. इंटरनेशनली नागोर्नो काराबाख अज़रबैजान का पार्ट माना जाता है. लेकिन यहाँ पे जो अगर हम पॉपुलेशन देखें, इस नागोर्नो काराबाख रीजन की पॉपुलेशन अगर हम देखें, सो द वास्ट majority of population is because of the ethnic Armenians. Ethnic Armenians, they constitute the vast majority of population over here. And therefore they reject the Azeri rule. Azeri rule मतलब अज़रबैजान का जो लीगल सिस्टम होता है उसे बोलते हैं आज़ेरी रूल. तो इंटरनेशनली नागोर्नो काराबाख अज़रबैजान का पार्ट है, लेकिन जब हम यहाँ पे पॉपुलेशन को देखते हैं तो वहाँ पे मेजॉरिटी में आर्मीनियंस, एथनिक आर्मीनियंस डोमिनेट करते हैं एंड देयरफॉर दे रिजेक्ट द आज़ेरी रूल, दे रिजेक्ट द रूल ऑफ अज़रबैजान. जिसके बाद अज़रबैजान ने इस रीजन में अपने ट्रूप्स को भेजा.
1990s में इस रीजन में वॉर होती है एंड दिस एथनिक आर्मीनियंस they have been in this administrative control of Nagorno-Karabakh with the support of Armenia. क्योंकि इस रीजन में एथनिक आर्मीनियंस डोमिनेट करते हैं, सो दे हैव देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ नागोर्नो-काराबाख एंड फॉर दैट आर्मेनिया इज सपोर्टिंग देम. सो दिस इज द रूट कॉज ऑफ इट. एक चीज़ बिल्कुल सिंपल शब्दों में डाल देंगे, नागोर्नो काराबाख अज़रबैजान का हिस्सा है लेकिन पॉपुलेशन यहाँ पे एथनिक आर्मीनियंस हैं एंड देयरफॉर दे आर रिजेक्टिंग द अज़रबैजान्स रूल एंड फॉर दिस आर्मेनिया इज सपोर्टिंग देम. अब इस न्यूज़ आर्टिकल की कुछ और लेयर्स भी हैं, कुछ और सिग्निफिकेंस भी है, स्पेशली जब हम यहाँ पे इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को देखें. अज़रबैजान की बात करें तो अज़रबैजान कैस्पियन सी को टच कर रहा है एंड ये जो रीजन है कॉकेशस का, एज यू कैन सी इन द मैप एज वेल एज व्हाट आई वाज सेइंग, एक तरफ ब्लैक सी है और दूसरी तरफ कैस्पियन सी है और इनके बीच में मेनली ये 3 कंट्रीज होती हैं, जॉर्जिया, अज़रबैजान, आर्मेनिया. एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अज़रबैजान एंड आर्मेनिया ओनली. अज़रबैजान इज़ अ एनर्जी रिच कंट्री और इन्होंने कॉकेशस के अक्रॉस बहुत सारी गैस और ऑयल पाइपलाइंस बिल्ड कर रखी हैं. कैस्पियन सी और ब्लैक सी वाला जो रीजन है इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैस और ऑयल पाइपलाइंस पास करती हैं एंड इनमें से कुछ पाइपलाइंस तो ऐसी हैं जो कि ये जो कॉन्फ्लिक्टेड जोन है विद इन 16 किलोमीटर ऑफ दैट बॉर्डर वहाँ से होकर गुजरती हैं. तो अगर अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में ओपन वॉर होता है तो ये जो पाइपलाइंस हैं ये भी टारगेट हो सकती हैं एंड दिस कुड इम्पैक्ट द एनर्जी सप्लाई एंड इसका इम्पैक्ट ग्लोबली होगा क्योंकि अगर एनर्जी सप्लाई के ऊपर इम्पैक्ट होगा दिस में लीड टू हायर ऑयल प्राइसेस ग्लोबली. तो ये इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है. आप फिगर में देख भी सकते हैं, सो मेनी पाइपलाइंस विच आर पासिंग थ्रू इन दिस रीजन एंड इस एरिया में वॉर होना मतलब आपकी जो एनर्जी सप्लाईज हैं उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट होना और अल्टीमेटली ग्लोबली जो ऑयल प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे. नाउ एक और चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो कॉन्फ्लिक्ट अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में चल रहा है ये हमने देख लिया कि मेजर कॉज क्या है इसका, लेकिन थोड़ा सा इसका जेनेसिस देखते हैं, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं. तो जब हम इस कॉन्फ्लिक्ट को ट्रेस करते हैं तो इट गोज़ बैक टू प्री सोवियत एरा. ड्यूरिंग द प्री सोवियत एरा दिस रीजन वॉज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑटोमन, रशियन एंड द पर्शियन एम्पायर्स. And once Azerbaijan and Armenia they became Soviet republics in 1921. तो जैसे ही अज़रबैजान और आर्मेनिया सोवियत रिपब्लिक्स बनते हैं, रशिया गेव द नागोर्नो काराबाख रीजन टू अज़रबैजान, लेकिन साथ ही में रशिया ऑफर्ड ऑटोनॉमी टू दिस रीजन एज वेल. तो सोवियत रिपब्लिक्स बनते ही रशिया ने इस नागोर्नो काराबाख रीजन को अज़रबैजान को दे दिया, लेकिन साथ ही में इस रीजन की ऑटोनॉमी को मेंटेन रखा. फिर जैसा कि हमें पता है कि 1980s के अंदर जो सोवियत पावर थी वो रिसीड कर रही थी. नागोर्नो काराबाख रीजन में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट था, जो सेपरेटिस्ट करंट था वो काफ़ी फ्लेयर अप हो रहा था, पिकअप हो रहा था, जिसके बाद 1988 में यहाँ पे जो नेशनल असेंबली थी दे वोटेड टू डिसॉल्व द रीजन्स ऑटोनॉमस स्टेटस एंड जॉइन आर्मेनिया, कि हमें ये ऑटोनॉमस स्टेटस नहीं चाहिए, वी डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ अज़रबैजान, वी वांट टू बी द पार्ट ऑफ आर्मेनिया, वी वांट टू जॉइन आर्मेनिया. हाउएवर Azerbaijan suppressed such calls and ultimately this led to military conflict in this region. अपार्ट फ्रॉम दिस जब हम इसको थोड़ा और फॉलो करते हैं तो हम देखते हैं कि नागोर्नो काराबाख रीजन में सितंबर 1991 में देयर वाज दिस सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एज वेल. स्पेशली बिकॉज जब हम 1991 बोल रहे हैं तो आपके माइंड में आना चाहिए कि इस टाइम पे जो यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन था, सोवियत रिपब्लिक था, वो
कोलैप्स कर रहा था, तो उस दौरान नागोर्नो काराबाख ने भी अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया. But this resulted in a war, and this war was between Azerbaijan and Nagorno-Karabakh, and obviously the Nagorno-Karabakh was supported by Armenia. This clash lasted till the ceasefire agreement. 1991 से ये war शुरू होती है और ceasefire agreement 1994 में जाकर आता है, which was mediated by Russia. तब से लेकर अब तक वी हैव OSCE, Organization for Security and Cooperation in Europe, Minsk Group, which is co-chaired by USA, Russia, France. So they engaged Azerbaijan and Armenia ताकि ये जो conflict है इसे resolve किया जा सके. So by that time Armenia had taken control of Nagorno-Karabakh and then they handed it to the Armenian rebels. So this is how this entire conflict has, genesised over the time. तो इस चीज़ की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए रिगार्डिंग दी नागोर्नो काराबाख. नाउ व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि किस तरह से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं. अब देखो ये 2022 का क्वेश्चन है. कंट्रीज़ के नाम दे रखे हैं और साथ ही में कुछ रीजन्स दे रखे हैं, एनाटोलिया, अम्हारा, कैबो डेलगाडो, कैटालोनिया. आर यू सीइंग दिस? और क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा पेयर सही है. तो ऐसा क्वेश्चन कब होगा? तो एक चीज़ आप यहाँ से नोट कीजिए कि जब भी आप इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ पढ़ते हैं, कोई रीजन न्यूज़ में आता है, तो उसको याद रखिए कि इस तरह का क्वेश्चन प्लेसेस इन न्यूज़ के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं. तो नागोर्नो काराबाख, दिस इज़ इन अज़रबैजान एंड द कॉन्फ्लिक्ट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन अज़रबैजान एंड आर्मेनिया. तो मेंस और प्रीलिम्स पॉइंट दोनों ही पर्सपेक्टिव से ये पर्टिकुलर आर्टिकल इम्पॉर्टेंट हो जाता है. नाउ मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट दी 3D प्रिंटिंग. 3D प्रिंटिंग पहले भी यूपीएससी 3D प्रिंटिंग को लेकर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुकी है. ये आई थिंक 2018 में 3D प्रिंटिंग को लेकर क्वेश्चन आया था. अब दोबारा 3D प्रिंटिंग न्यूज़ में है. Now the reason for 3D printing being in news is that there are researchers from Hyderabad and they have this 3D printed an artificial cornea, and they have transplanted that artificial cornea into a rabbit's eye. Yes, 3D प्रिंटिंग की मदद से एक आर्टिफिशियल कॉर्निया बनाया गया और उसे रैबिट की आई में ट्रांसप्लांट किया गया. तो यहाँ से ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट व्हाट इज़ 3D प्रिंटिंग, क्या प्रिंसिपल है, किस तरह वर्क करता है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ताकि हमें एक होलिस्टिक नॉलेज हो सके अबाउट 3D प्रिंटिंग. सो पहली चीज़ जो हम यहाँ पे एड्रेस करेंगे दैट इज़ व्हाट इज़ 3D प्रिंटिंग. अब देखो 3D प्रिंटिंग में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कैड जिसको बोल देते हैं, इसे यूज़ किया जाता है. By using this computer aided design, we create a 3-dimensional objects. लेयरिंग मेथड यहाँ पे यूज़ की जाती है. लेयरिंग मेथड को यूज़ करते हुए 3-dimensional ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया जाता है यूजिंग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन. दिस इज कैड को यूज़ करके जो आप 3-dimensional ऑब्जेक्ट बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज 3D प्रिंटिंग. एज सिंपल इज दैट. कमिंग डाउन टू द प्रिंसिपल ऑफ 3D प्रिंटिंग. अब आप यहाँ पे कैड का इस्तेमाल करके, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का इस्तेमाल करके 3-dimensional ऑब्जेक्ट बना रहे हैं. सो देयर इज दिस 3D प्रिंटर विच इज़ मेकिंग 3-dimensional ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन फाइल. अब यहाँ पे हमने कहा कि ये एक लेयरिंग का प्रोसेस है. तो जब भी ऐसा 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, इट इज़ अचीव्ड यूजिंग अ एडिटिव प्रोसेस. एडिटिव प्रोसेस के साथ लेयर बाय लेयर करके ये 3D ऑब्जेक्ट बनाया जाता है. तो मटेरियल की लेयर्स बनाई जाएंगी, तब तक लेयरिंग की जाएगी जब तक कि हमारा 3-dimensional ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो जाता.
और हर एक लेयर बहुत ही थिनली स्लाइस्ड क्रॉस सेक्शन में आप इसे देख सकते हैं। 3D प्रिंटिंग की मदद से हम कॉम्प्लेक्स शेप्स को अचीव कर सकते हैं। वी यूज़ लेस मटेरियल। जितना आप ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स में वो 3D ऑब्जेक्ट बनाने में मटेरियल लगता है उससे काफ़ी कम, काफ़ी एफिशिएंट तरीके से कॉम्प्लेक्स शेप्स को भी 3D प्रिंटिंग के थ्रू बनाया जा सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल इज लेयरिंग, प्रिंसिपल इज एडिटिव प्रोसेस। सक्सेसिव लेयर्स में लेयर बाय लेयर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को बनाया जाता है। इसके बाद अगर हम थोड़ा और इसकी वर्किंग को समझें तो देखें 3D प्रिंटर जस्ट जैसा आपका जो इंकजेट प्रिंटर होता है उसके जैसा होता है, विच इज़ ऑपरेटेड फ्रॉम अ कंप्यूटर। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये एक 3D मॉडल बनाता है 1 लेयर एट अ टाइम, बॉटम से अपवर्ड्स, और ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। सेम एरिया में ये प्रोसेस लगातार रिपीट होता रहता है। बॉटम टू अपवर्ड जो मॉडल है वो तैयार होता है। इस मेथड को बोलते हैं फ्यूज्ड डिपोजिशनल मॉडलिंग। देखो आप ध्यान से, डिपोजिशनल, एक जगह पे डिपॉजिट करेगा, फिर डिपॉजिट करेगा और फिर मॉडल बनेगा। तो दिस इज फ्यूज्ड डिपोजिशनल मॉडलिंग। द वर्किंग इज एंटायरली ऑटोमेटिक। प्रिंटर जो अपना मॉडल खुद बनाता है, टेक सम आवर्स, जिसमें वो 3D कैड ड्राइंग को 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट करता है, फिर क्रॉस सेक्शन लेयर्स आती हैं और फिर 2D प्रिंट्स को एक दूसरे के ऊपर रखते 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 3D जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे बनाए जाते हैं। अब सोचने वाली बात है कि कौन सी इंक यूज़ करता है 3D प्रिंटर। हमारा जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं दे यूज़ लिक्विड इंक। जो लेज़र प्रिंटर होते हैं दे यूज़ सॉलिड पाउडर। 3D प्रिंटर कौन सी इंक यूज़ करता है? सो 3D प्रिंटर डज नॉट यूजेज एनी इंक। इट डिपॉजिट्स द लेयर ऑफ मोल्टन प्लास्टिक और पाउडर और फिर इनको आपस में फ्यूज़ कर देता है एडहेसिव के साथ या फिर यूवी लाइट के साथ। मोल्टन प्लास्टिक या पाउडर को आपस में फ्यूज़ करना। सो इट डज नॉट यूजेज एनी इंक, इट यूजेज दैट मोल्टन प्लास्टिक और पाउडर। नाउ मोस्ट कॉमनली 3D प्रिंटिंग के अंदर जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स जो यूज़ किए जाते हैं, वन इज़ ABS, एक्रिलोनाइट्राइट, बुटाडाइन स्टेराइन, पॉलीएक्टिक एसिड, पॉलीइथाइलिन, टेट्रापाइराइड ग्लाइकॉन मॉडिफाइड। You don't need to remember it, you just need to remember कि मोल्टन प्लास्टिक यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। उनको फिर आपस में फ्यूज़ करके एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। नाउ कमिंग डाउन टू द एडवांटेजेस ऑफ दिस 3D प्रोडक्शन प्रोसेस। नाउ सबसे बड़ी एडवांटेज तो ये है कि ये बहुत ही फास्टर प्रोडक्शन लेकर आता है। You can manufacture parts within hours and therefore it speeds up the prototyping process. हर एक स्टेज बहुत फास्टली कंप्लीट होती है and that leads to faster production. अब क्योंकि यहाँ पे बहुत एफिशिएंसी के साथ ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, so it produces a very consistent quality of product because ये machine based है. There is better quality and consistent quality of product. Also, 3D printing is one of the best tool for product designing and testing. It offers opportunities to design, test models to allow the refinement with ease. So it is very great for designing and product testing. And then अगर हम means of production के हिसाब से देखें, so it is a very cost effective. एक बार जब model create हो जाता है, then the process is automated. The raw material waste is also limited. And the product designs are also infinite. 3D printing से आप limitlessly, infinitely कुछ भी बना सकते हैं। 3D printers can print using various materials. आप इसमें blend कर सकते हैं, different materials को switch कर सकते हैं। Traditional printing में it is difficult and expensive. Also क्योंकि यहाँ पे waste
जो वेस्ट है, मटेरियल वेस्ट है, वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसीलिए ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। दिस प्रोसेस इज इनहेरेंटली इन्वायरमेंट फ्रेंडली। एंड एज ये जो न्यूज़ अब आई है, 3D प्रिंटिंग इज यूज्ड इन मेडिकल सेक्टर राइट नाउ, to save the lives. You can use a 3D printing to print organs for human body. You can print liver, kidneys, hearts. Furthermore, the uses are being developed in the healthcare sector. तो एडवांस्ड हेल्थ केयर में 3D प्रिंटिंग का बहुत ही एक्टिव रोल है और आगे आने वाले समय में हम और डेवलपमेंट्स यहाँ से देख सकते हैं। अब इन सभी एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। There is a potential that by using 3D printing there will be reduction in the man labor. क्योंकि अब जो प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटेड है, इट इज़ डन बाय द प्रिंटर्स, सो दिस विल रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स. And then also the 3D printing can create items in a selection of plastics and metals. तो लिमिटेड मटेरियल्स ही हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है, बट द अवेलेबल सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल इज नॉट एग्जॉस्टिव, इट इज़ लिमिटेड. And this is due to the fact that not all metals or all plastics can be temperature controlled, that 3D printing can be allowed in that. Also, in addition, many of these printable materials cannot be recycled and very few are food safe as well. तो ये भी एक बड़ा चैलेंज यहाँ पे आता है in terms of selection of the plastic and the metals. Then also, the 3D printers currently have small print chambers. So they basically are restricted to the size of parts that can be printed. So anything bigger will be printed in separate parts and then it will be joined together after production. तो इससे कॉस्ट और टाइम इंक्रीज होगा क्योंकि जो बिल्डिंग साइज है इसका वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो छोटे छोटे पार्ट्स में बनेगा और बाद में आप इनको आपस में जोड़ सकते हैं. प्रिंटर्स हैव लोअर टॉलरेंसेस, मतलब फाइनल पार्ट्स में जो आपके पास डिज़ाइन आ रहा है इट मे डिफर फ्रॉम ओरिजिनल डिज़ाइन इनएक्यूरेसीज आ सकती हैं. देन जो पार्ट स्ट्रक्चर है 3D प्रिंटिंग का, दे आर प्रोड्यूस्ड लेयर बाय लेयर. However, these layers adhere together, but it also means that they can de-eliminate under certain stresses and orientation. हालांकि जुड़ी हुई हैं लेकिन कुछ स्ट्रेसेस के अंदर ये आपस में डिलैमिनेट हो सकती हैं. So, 3D printing has the potential to democratize the production of goods, from food to medical supplies to the great coral reefs as well. In the future, we can use 3D printing machines that can, make the way into homes, businesses, disaster sites, and even the outer space. So as this technology spread, it could help to connect the marginalized and difficult to reach population with essential goods also. And all in all, this is an emerging technology and it has the potential to revolutionize our societies and transform the development sector. So this entire topic of 3D printing, it is both, it is important from prelims perspective as well, but also from your mains point of view. Now इसे लेकर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 में क्वेश्चन आया था that 3D printing has applications in which of the following. कॉन्फेक्शनरी आइटम्स की प्रिपरेशन में, बायोनिक ईयर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज, डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज, एनीथिंग. इन सभी एरियाज़ में 3D प्रिंटिंग को यूज़ किया जा सकता है. तो अब 2018 में जब ऐसा क्वेश्चन आया है इसके एप्लीकेशंस को लेकर, आपको इसका प्रिंसिपल, वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इनके बारे में भी पता होना चाहिए. इट इज़ नॉट अ न्यू टॉपिक, ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है, तो अब अगर ये आएगा तो इसका लेवल अप ही होगा. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. एक और हमारे पास आर्टिकल है, एक और प्लेस न्यूज़ में, अदर एक रिवर न्यूज़ में है, विच इज़ राइन रिवर.
हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि यूरोप में भी जो एवरेज रेनफॉल है वो डिक्रीज हो गई है, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट ड्रॉट इन आवर लास्ट वीडियो. Now the news is this, that the water level of the Rhine rivers are very low, especially because the region where river Nile flows, there is unusually hot and dry weather. So it is preventing a lot of vessels from navigating this shipping route. It is very critical shipping route, by the way. तो शिपिंग वाटरवे के ऊपर इसका असर पड़ गया है, शिपिंग के ऊपर इसका असर पड़ गया है. ड्रॉट हम कल की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. आज ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से राइन रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए. वेस्टर्न यूरोप में आपको राइन रिवर मिलेगी. इट इज़ अ वाटर वे ऑफ वेस्टर्न यूरोप. कल्चरली, हिस्टोरिकली, राइन इज द ग्रेट रिवर ऑफ यूरोप. It is one of the most important arteries of the industrial transport in Europe, rather in the world. हम जब इसका ओरिजिनेशन देखते हैं तो ये ओरिजिनेट करता है स्विस एल्प्स से. वहाँ पे 2 हेड स्ट्रीम्स है, वहाँ से ये आती है रिवर. स्विट्जरलैंड के नॉर्थ से होते होते जर्मनी से मूव करके नीदरलैंड्स में जाकर ये नॉर्थ सी के अंदर ड्रेन करती है. वेरी इंपॉर्टेंट रूट इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट. ग्रेन से लेकर केमिकल्स तक, केमिकल से लेकर कोल तक, सब कुछ यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है. एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर्स एंड द ग्लोबल एक्सपोर्ट टर्मिनल्स. जो नॉर्थ सी पोर्ट्स हैं जैसे कि रॉटरडैम, एम्स्टरडैम, ये इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं, नॉर्थ सी पोर्ट्स हैं. तो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर्स को इन एक्सपोर्ट टर्मिनल्स के साथ ज्वाइन करती है. ऐसे ही दानूबे रिवर आप देख सकते हैं साथ में. दानूबे गोज टू ब्लैक सी. तो जब राइन और दानूबे को आप जोड़ दोगे तो इट मेक्स इट पॉसिबल टू शिप टू द ब्लैक सी एज वेल. सो इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाटर वे ऑफ यूरोप. अब क्योंकि ड्रॉट लाइक कंडीशंस हैं, अनयूजुअली हाई टेम्परेचर है और लो रेनफॉल है, जिसकी वजह से इसका जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज़ कर गया है. एंड बिकॉज ऑफ दिस नाउ द प्रॉब्लम इज़ कमिंग इन टर्म्स ऑफ शिपिंग थ्रू इट. सो दैट इज़ इट. दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच.